सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी करने के लिए 10वीं और 12वीं के लेकर आए हैं टॉप टारगेट क्रेश कोर्स मात्र 99 रुपए में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। नमस्कार, आपका स्वागत है टॉप टारगेट चैनल में। आज हम लोग 10th क्लास का सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन एक में क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन एक में दिया है कि खनिज के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो जो खनिज होता है, हम लोग उसका संरक्षण एवं प्रबंधन किस प्रकार करेंगे उसके बारे में पूछ रहा है। तो खनिज एक क्या है, एक निश्चित मात्रा में हमारे अर्थ पर विद्यमान एक पदार्थ, मतलब जो जिसका हम डेली मतलब लाइफ में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो उसका हम संरक्षण एवं प्रबंधन करेंगे, तभी क्या होगा, वो अधिक दिनों तक चल सकता है। तो इसके बारे में हम लोग को आंसर देंगे। तो इसके नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। अर्थात हम लोग ये खनिज क्या है, हमारा एक संसाधन के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या होगा, संरक्षण। क्योंकि किसी भी संसाधन को बनाने में लाखों वर्ष का समय लगता है, ठीक है, इसमें बहुत समय लगता है। इसके विपरीत संसाधन प्रबंधन एक क्या है, जटिल प्रक्रिया है। इसका प्रबंधन करने में क्या होता है, ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यह जल्दी मतलब नहीं बन पाता है, जिससे उसको बड़े बड़े फैक्ट्री बनाकर बड़े बड़े इंडस्ट्री को लगाया जाता है, जिससे एक जटिल प्रक्रिया माना जाता है, इसके किया जाता है। तो ये हमारा आंसर एक का हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन अब 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है। क्वेश्चन 2 बोल रहा है खनिजों के आर्थिक महत्व के बारे में वर्णन करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो इसका आर्थिक दृष्टि से क्या महत्व है, इसके बारे में पूछ रहे हैं, हमको एक्सप्लेन करना है। तो मतलब इकोनॉमिक दृष्टि से, तो इसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आर्थिक महत्व क्या होता है, इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान क्या है, समरूप तत्व है। तो ये प्राकृतिक रूप से विद्यमान है, ठीक है, समरूप तत्व है, जिसका निश्चित आंतरिक संरचना है। यह क्या है, एक आंतरिक संरचना है, ठीक है। हमारे जीवन में खनिजों का विशेष आर्थिक महत्व है, विशेष है महत्व, ठीक है। क्योंकि औद्योगिक उत्पादन के लिए खनिज एक आधारभूत जरूरत होती है। इसके अभाव में ना तो किसी का उद्योग एवं ना किसी राष्ट्र के विकास की कल्पना की जा सकती है। खनिज के अगर हम लोग इसका आर्थिक महत्व की दृष्टि से देखेंगे, तो किसी भी जो देश है उसका राष्ट्र के विकास में क्या होता है, डेवलप मतलब उतना नहीं हो पाएगा। इसका बहुत ही आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे, ये करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन 2 देख लिए, क्वेश्चन 3 देखेंगे। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 3 में है कि अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, इसमें इसका उदाहरण देकर बताना है। तो अधात्विक खनिज जिसमें क्या होता है, लौह मात्रा का उपलब्धता नहीं पाया जाता है, उसे हम अधात्विक खनिज बोलेंगे। तो हम इसका उदाहरण भी देकर समझते हैं। अगले नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर हम लोग देखते हैं, क्या है इसका आंसर। इसका आंसर है वैसे खनिज जिसमें धातु का अंश का अभाव होता है
और भंगुर प्रकृति के होते हैं। अर्थात इसमें जो अधात्विक खनिज जो इसमें धातु नहीं पाया जाता है और ये भंगुर प्रकृति अर्थात इसको पीटने पर ये टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, अधात्विक खनिज कहलाता है। इन पर चोट मारने पर टूट जाते हैं। यहाँ पे डोलामाइट, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? डोलामाइट हीरा, अभ्रक, चूना पत्थर etc इसके उदाहरण है। इनमें से लाइम स्टोन जो है इसका सर्वाधिक औद्योगिक महत्व होता है। जो लाइम स्टोन होता है औद्योगिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम लोग क्वेश्चन 3 देख लिए। क्वेश्चन 4 पर अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन 4 क्या है? बोल रहा है इसमें धात्विक खनिज के 2 प्रमुख पहचान क्या है? जो धात्विक खनिज होता है उसका पहचान तो क्या होता है? धात्विक खनिज में जिसमें लौह मात्रा पाया जाता है तो क्या होता है? इसको पीट कर बड़ा किया जा सकता है, चादर बनाया जा सकता है। और इसको तन क्या सोना हमारा एक धात्विक खनिज है जिसको वो पीट कर क्या चादर बनाया जा सकता है। ये तन्य होता है, इसको हम बोल सकते हैं। तो इसका हम आंसर देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। 2 प्रमुख पहचान के रूप में क्या लिखेंगे तो यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर क्या है। धात्विक खनिज के 2 पहचान क्या है? निम्नलिखित है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो इनको गलाने पर धातु की प्राप्ति होती है। अर्थात इसको हम गलाएंगे तो इसमें धातु की मात्रा हमको मिलेगी और इसे पीट कर तार बनाया जा सकता है। और इसको पीटेंगे तो हम तार बन जाएगा। तो इसका महत्वपूर्ण यही पहचान है। 2 हो गया। अब क्वेश्चन 4 हो गया। तो क्वेश्चन 5 पर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन 5? क्वेश्चन 5 बोल रहा है खनिजों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अर्थात खनिज की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, हम उसके बारे में क्या उसको पूछा है तो इसको लिखना है। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर इसका आंसर डायरेक्ट देख लेते हैं, क्योंकि खनिज के बारे में तो आप लोग जानते हैं। इसके प्रमुख विशेषताएं के रूप में क्या लिखेंगे हम लोग? खनिज सभ्यता और संस्कृति के आधारभूत तो स्तंभ है। अर्थात किसी भी देश या स्टेट का क्या होता है? एक पहचान होता है कि जहाँ पे वो पाया जाता है। तो ये हमारा सांस्कृतिक और सभ्यता के रूप में आधार स्तंभ के रूप में हम देखेंगे। क्योंकि मान लीजिए इंडिया है तो इंडिया में अधिक रूप से क्या इंडिया में हमारा कोई स्टेट हो गया, मान लीजिए झारखंड। तो झारखंड में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो वहाँ पे कोयला पाया जाता है। तो इसका क्या है आधार स्तंभ झारखंड का कि वहाँ पे कोयला का उत्पादन होता है। इसके बगैर उद्योगों का क्या होता है? विकास नहीं किया जा सकता है। चट्टानों के निर्माण में इनकी भूमिका होती है। जो हमारा खनिज होता है इससे चट्टानों का निर्माण होता है। 2000 से भी अधिक खनिजों की पहचान हो चुकी है। इनमें 30 खनिज आर्थिक दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं। अर्थात 2000 अभी तक हम लोग को खनिज का पता चल गया है, जिसमें से 30 खनिज बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में हम लोग ये लिख देंगे। धातु की उपलब्धता के आधार पर खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। तो हम लोग क्वेश्चन 5 देख लिए, इसका आंसर ये दे देंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन 6 करते हैं। इसका क्या है क्वेश्चन 6? बोल रहा है कि मैग्नीज के उत्पादन पर प्रकाश डालना है। तो मैग्नीज हमारा ये भी एक खनिज है। तो इसका उपयोग किस प्रकार मतलब किया जाता है, तो इसको प्रकाश पर डालना है। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या दे सकते हैं। डायरेक्टली हम लोग आंसर पर चलते हैं। इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है कि मैग्नीज एक अत्यंत उपयोगी खनिज पदार्थ है। ये भी एक खनिज पदार्थ है। इस्पात निर्माण सहित अनेक मिश्र धातु का निर्माण होता है। अर्थात मैग्नीज क्या होता है? इसका उपयोग हम लोग मिश्र धातु के निर्माण में भी करते हैं। इस्पात के अलावा इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त सूखा सेल बनाने में, अर्थात
सूखा जो सेल होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे जो इसमें लगा हुआ है बैटरी जो निप्पो होता है उसको बनाने में किया जाता है, और अनेक जो बैटरियां होती है सूखा सेल बोलते हैं उसको बनाने में किया जाता है, और चमड़ा एवं माचिस उद्योग सहित रंग रोगन को तैयार करने में भी क्या है, मैग्नीज हमारा उपयोगी है। तो इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे, ये 6 का आंसर ये देंगे। आंसर हमारा ये कंप्लीट होगा। अब क्वेश्चन 7 को देखते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या है, क्वेश्चन 7 बोल रहा है मोनाजाइट भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है। मोनाजाइट जो ये खनिज है ये भारत में हमारा कहाँ कहाँ उपलब्ध है, तो इसके बारे में पूछा है। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं डायरेक्टली कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो मोनाजाइट केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो हमारा भारत का तटीय प्रदेश केरल है इसमें प्रचुर मात्रा में मोनाजाइट पाया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त तमिलनाडु ये भी हमारा तटीय प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा ये सब तटीय प्रदेश हैं इंडिया के। इन सभी राज्यों में भी पाया जाता है आदि। तो ये सब तटीय क्षेत्रों में ज्यादा मोनाजाइट पाया जाएगा और केरल में सबसे अधिक पाया जाता है। तो इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे, मोनाजाइट 7 का आंसर ये दे देंगे। अब 7 हो गया तो 8 पर चलते हैं। 8 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 8 बोल रहा है जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं और इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती है। तो जलोढ़ मृदा से इसके बारे में पूछा है। तो जलोढ़ मृदा जिसमें क्या होता है, नई मिट्टिया का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे नदियां जो होती है अपने साथ तलछट लेकर आती है और जब बाढ़ आता है तो उसको बिछा देती है, जिसमें फसल क्या होता है, अच्छी उपज होती है। तो इसमें पूछा है तो इसका आंसर हम लोग देंगे और इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं इसको भी देखेंगे। तो इसका आंसर हम लोग दे देंगे क्या, यहाँ पे देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। वैसी मिट्टी जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तलछट के निक्षेप से होता है, अर्थात जो नदियां होती है अपने साथ तलछट अनिक्षेप लेकर आती है, उनसे जलोढ़ मृदा का निर्माण। तो इस क्या होगा, जलोढ़ मृदा ये कहलाएगा। मिट्टी में, इस मिट्टी में क्या क्या की अधिकता पाया जाता है, तो इसमें पोटास एवं चूने की अधिकता पाया जाता है यहाँ पे, तथा नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी में मतलब कौन कौन से फसल उगा सकते हैं, तो यहाँ पे गेहूं, गन्ना, दलहन के लिए काफी उपयोगी है यहाँ। ठीक है, इसके साथ ही मिट्टी में आलू एवं विभिन्न प्रकार की सब्जियों को हम लोग उपजा सकते हैं और काफी मात्रा में उत्पादित किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर देख लिए। क्वेश्चन 8 देख लिए। अब क्वेश्चन 9 देखेंगे कि क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है। तो ये बहुत ही उपयोगी है हमारे बिहार बोर्ड के लिए, और इस जो कि प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम ये 9 क्वेश्चन देखेंगे कि भूक्षरण किसे कहते हैं। जो भूमि का क्षरण होता है, अर्थात मान लीजिए यहाँ पे भूमि है तो यहाँ का जो मृदा होता है, जो मिट्टियां होती है यहाँ से उठकर दूसरी जगह मतलब किसी नदी के द्वारा या बाढ़ के जो पानी आता है उसके द्वारा हट जाता है तो उसका भूक्षरण होता है। तो इसमें इसका हम आंसर क्या दे देंगे, डायरेक्टली ये देख लेते हैं, क्योंकि ये ही महत्वपूर्ण है समझने के लिए। तो कुछ भी समझ सकते हैं कि इसको अपने भाषा में, लेकिन उसको लिखने के लिए क्या होगा, हमको एक सटीक आंसर देना होगा। तो सटीक आंसर के रूप में यहाँ पे देखते हैं, मृदा का अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित, इसको हम लोग देंगे भाषा के रूप में स्थानांतरित होना क्षरण कहलाता है। ठीक है, यह भूक्षरण कई प्राकृतिक कारक को यथा गतिशील जल, अर्थात जो गतिशील जल होता है उसके द्वारा 147 हिमानी सामुद्रिक लहरों द्वारा नियंत्रित तथा प्रभावी होती है। जो भूक्षरण होता है ये इसमें महत्वपूर्ण भूमिका इसका इस सब निभाता है। तो हम लोग ये इसका आंसर क्या करेंगे, ये देंगे तो बहुत ही अट्रैक्टिव होगा। तो क्वेश्चन 9 देख लिए।
और क्वेश्चन 9 के बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन 10 देखेंगे। क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है, बोल रहा है जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों का नाम बताइए। ठीक है, तो इसका राज्यों का नाम बताना है। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती है। तो अभी हम लोग जलोढ़ मृदा के बारे में देखे थे, बट इसमें जो अलग क्वेश्चन है पूछा है, तो इसका भी हम लोग आंसर देखते हैं कि आंसर क्या दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सटीक आंसर देना होता है कि जो कि आप लोग अपने एग्जाम में अच्छी तरह से लिख सकते हैं। जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य कौन कौन है, यूपी है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, असम। ये हमारा प्रमुख स्टेट है जिसमें क्या होता है, जलोढ़ मृदा पाया जाता है प्रमुख रूप से। ठीक है, मृदा में, इस मृदा में कौन कौन सा फसलें को हम लोग उगा सकते हैं, तो इसमें गन्ना, चावल, मक्का, दलहन जैसी फसलें को उगा सकते हैं। तो इसका हम लोग आंसर ये 10 कर देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो इसका 10 का आंसर हो गया, तो अब 11 पर चलेंगे और देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है। आप लोग अच्छे से इसको करिएगा। मृदा निर्माण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, अर्थात जो मृदा के निर्माण में मुख्य घटक पूछ रहा है, तो उसका किसी भी मिट्टी का प्रकार होता है, जलोढ़ मिट्टी, खदर, बांगर, बलुई, दोमट, ये सब काली मिट्टी। तो इसका क्या होता है, प्रमुख घटक होता है, क्योंकि किसी भी मृदा को निर्माण होने में बहुत सारी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। तो इसका मुख्य घटक कौन कौन सा है देखते हैं यहाँ पे। इसका आंसर में क्या है, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका मुख्य घटक यहाँ पे मृदा निर्माण के मुख्य 5 मुख्य घटक दिया हुआ है, जिसमें से पहला है स्थानीय जलवायु, अर्थात वहां का स्थानीय जलवायु के एक हो जाएगा मुख्य घटक। 2 नंबर में हो जाएगा पूर्वोत्तर चट्टानों एवं खनिज कण, अर्थात जो वहां पे पहले से जो मौजूद चट्टाने एवं उसके कण मौजूद होते हैं, वो मिट्टी के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वनस्पति एवं जीव, वहां के जो वनस्पतियां होती है और जीव, वो भी क्या होती है, इसका मुख्य घटक में शामिल होती है। और भू आकृतियां एवं ऊंचाई, जहाँ पे मतलब उसकी जिस आकार, जिस क्षेत्र की मिट्टी, जिस वहाँ के आकृतियों पर निर्भर करती है और ऊंचाई पर भी निर्भर करती है। तो यहाँ पे हमारा 4 में ये हो जाएगा। और 5 में मृदा निर्माण में लगा हुआ समय, अर्थात जो मृदा का निर्माण जिस मिट्टी का, मान लीजिए चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, किसी भी मृदा का निर्माण होने में जितना समय लगता है वो भी हमारा मुख्य घटक में आ जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे 11 का आंसर ये 5 घटक मुख्य है, तो ये दे देंगे तो बहुत ही ये क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा और सटीक रहेगा। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। अब चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें, अर्थात जहां पे खादर और बांगर के बारे में पूछा है अंतर स्पष्ट करने के लिए, तो खादर, जहाँ ये क्या होता है, खादर यानी नई या बांगर यानी ये पुराना। ठीक है, जहाँ पे नदी के द्वारा ये क्या होता है, लाकर जो नदियां निक्षेप लाकर रख यहाँ पे फैला देती है, और जहाँ पे क्या होता है, नदियों का पानी नहीं, वहां पे जल नहीं पहुंच पाता है, तो वो बांगर मिट्टी होता है। तो इसका अंतर स्पष्ट करने के लिए बोला है, तो हम लोग अंतर में मुख्य टॉपिक लिखेंगे जिसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। देखते हैं आंसर, यहाँ पे खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में अंतर पूछा है। नवीन एवं उपजाऊ मिट्टी को खादर कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो बांगर मिट्टी होता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, वो बांगर कहा जाता है। कुछ 1 में हम लोग इसका डिफरेंस में ये देंगे और 2 में देंगे खादर मिट्टी में बांध का प्रभाव होता है। ठीक है, और बांगर मिट्टी में बांध का प्रभाव नहीं होता है। तो नदियां बांध के द्वारा खादर मिट्टी में जो अपना साथ प्रमुख खनिज पदार्थों को लाकर आती है, तो वो उसमें ये खादर में चला जाएगा, और बांगर में वहां उसका जो नदी होता है उसका नहीं
वहां तक पहुंच नहीं हो पाता है, जिसके कारण वहां पे कोई बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो 2 में हम ये देंगे। 3 में क्या देंगे, उत्तरी बिहार एवं गंगा का मैदान इसके उदाहरण है। ठीक है, जो हमारा बिहार एरिया है, बिहार मतलब स्टेट, उसमें क्या है, इसका उत्तरी जो बिहार है प्रमुख इसका उदाहरण है। और महाराष्ट्र एवं पंजाब की भूमि का इसका उदाहरण है किसका, ये बांगर का है। और हमारा खादर मुख्य रूप से ये गंगा के मैदानों में पाया जाता है। तो हम इसका आंसर खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी के बारे में अंतर पूछा था, तो ये देंगे तो बहुत ही क्वेश्चन का आंसर सटीक रहेगा और इसका मार्क्स भी सही मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13 में, मृदा संरक्षण के कोई प्रभावी उपाय बताना है। तो हम लोग मृदा संरक्षण किस प्रकार से करेंगे, तो इसका प्रभावी उपाय पूछा है। तो हम लोग देखते हैं कि किस किस तरह हम लोग इसका संरक्षण कर पाएंगे। इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग देखते हैं क्या है। मृदा संरक्षण के प्रभावी उपाय क्या है, निम्नलिखित है। इसको हम लोग मिट्टी को संरक्षण करने के लिए प्रमुख विधियों का अपनाते हैं, जिससे क्योंकि मिट्टी क्या हो जाती है, अम्लीय क्षारीय हो जाती है, जिसमें उसमें फसल नहीं हो पाते हैं, अधिक उत्पादन क्षमता नहीं हो पाता है मिट्टी का। तो उसको हम लोग संरक्षण करने के लिए विभिन्न विभिन्न तरीकों को अपनाते हैं। तो यहाँ पे तरीका 3 को दिया हुआ है, 2 दिया है, 3 भी लिख सकते हैं, बट इसका आंसर हम लोग सटीक यही देंगे, जैसे कि फसल चक्रण पद्धति अपनाकर मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। और 2 में क्या देंगे, रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक एवं कंपोस्ट खाद का उपयोग करके मृदा संरक्षण में किया जा सकता है। और टॉपिक अगर 3 डालना होगा, तो अगर जहाँ जिस मिट्टी में अम्लीय मात्रा ज्यादा हो जाता है, तो वहां पे क्या किया जाता है, चूना, जो चूना होता है उसकी मात्रा को मिलाया जाता है और वहां पे कंपोस्ट खाद, जैविक कंपोस्ट को डाला जाता है, जिससे मिट्टी का क्या होता है, उपज शक्ति बढ़ जाता है। तो 3 में हम लोग ये डाल सकते हैं, बट इसका सटीक आंसर ये हम 2 अभी देंगे, क्योंकि इसका सब्जेक्टिव का यही आंसर सटीक रहेगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, तो 14 क्वेश्चन 14 बोल रहा है, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। तो हम लोग इसका मृदा का संरक्षण में फसल चक्रण किस प्रकार सहायक होता है, इसको आंसर के रूप में देखते हैं, क्योंकि हम लोग फसल चक्रण के बारे में तो जानते ही हैं। तो इसका सटीक आंसर क्या होगा देख लेते हैं। इसका आंसर यहाँ पे बोल रहा है कि फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषण स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। हम इसको अपना कर क्या करते हैं, इसके पोषक स्तर जो होता है बरकरार रख सकते हैं। गेहूं, चावल, मक्का, आलू आदि के लगातार उगाने से मृदा के पोषक तत्वों में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अगर एक ही जो पौधा होता है, फसल का बीज बोते हैं, तो उस मिट्टी का क्या होता है, वहां की उर्वरक शक्ति खो जाती है। तो उसको क्या करते हैं, बदल बदल कर अगर हम लोग खेती करेंगे, कृषि करेंगे, तो वहां का जो मिट्टी हो जाएगा वो उपजाऊ हो जाएगा। इसे तिलहन दलहन एवं की खेती से क्या किया जा सकता, पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें जिस मिट्टी का उर्वरक शक्ति खो जाती है फसल चक्रण के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, तो उसमें तिलहन और दलहन का यूज करके वहां पे उस मिट्टी का फिर से उर्वरक शक्ति को वापस मंगाया जा सकता है। तो क्योंकि उसमें राइबोजियम नाम का एक जीवाणु होता है, जो कि मिट्टी की उर्वरक शक्ति को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो इसीलिए तिलहन और दलहन का ही यूज करके उसका फसल चक्रण से मृदा संरक्षण में मदद मिलती है। जो अगर फसल जो चक्रण होता है इसमें मृदा संरक्षण में मदद मिलती है। तो इसका आंसर हम लोग ये देंगे 14 का। अब 14 हो गया, तो अब 15 पर देखते हैं क्या है 15 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है, समुच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। जो समुच्च कृषि होता है इसके बारे में पूछा है। तो हम लोग इसका आंसर डायरेक्टली देखते हैं, चलते हैं। एक खेती करने का तरीका होता है समुच्च कृषि। तो यहाँ पे दिया हुआ है इसका आंसर। यहाँ पे जब पर्वतीय क्षेत्रों या ढलानों पर वृत्ताकार रूप से खेती की जुताई कर कृषि कार्य किया जाता है, उसकी आकृति समुच्च रेखा की तरह दिखाई
पड़ती है। यहाँ पे जो समोच्च रेखी कृषि किया जाता है उसका आकार किस तरह दिखता है, यहाँ पे समोच्च रेखा की तरफ दिखाई पड़ती है। इस प्रकार से खेती के पोषणीय तत्व जलों के साथ नहीं बहते हैं, मृदा की उर्वरता बनी रहती है। समोच्च रेखा पर्वतीय क्षेत्रों में किया जाता है, जिससे जब बारिश होता है तो वहां पे क्या होता है, वहां का मिट्टी बहकर नहीं जा पाता है, जिससे वहां का अधिक से अधिक उत्पादन क्षमता उसका बना रहता है, और जिससे समोच्च रेखीय कृषि लाभदायक माना जाता है पर्वतीय क्षेत्रों में। तो हम इसका 15 का आंसर ये सटीक देंगे। अब 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पर देखते हैं 16 क्या बोल रहा है क्वेश्चन। चिपको आंदोलन का वर्णन करने के लिए बोला है। तो चिपको आंदोलन क्या है, ये एक पेड़ से संबंधित आंदोलन है जो कि पेड़ को काटा जा रहा था तो उसको बचाने के लिए किया गया था। ये सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। तो इसका हम वर्णन किस प्रकार करेंगे, इसका आंसर के रूप में देखते हैं डायरेक्टली। नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं इसका आंसर क्या है। बोल रहा है कि सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के टेहरी, गढ़वाल पर्वतीय जिलों में अनपढ़ जनजातियों द्वारा सन 1972 ईस्वी में यह आंदोलन चलाया गया था। ठीक है। इस आंदोलन में स्थानीय लोग, जो वहाँ का स्थानीय लोग होते हैं, हरे भरे पेड़ पौधे को काटने से बचाने के लिए अपने आगोश में घेर कर इसकी रक्षा करते थे, अर्थात पेड़ों से चिपक जाते थे। जो भी पेड़ को काटने आ रहा था तो उसको बचाने के लिए पेड़ों से चिपक जाते थे। तो यह क्या हुआ, चिपको आंदोलन इसी के नाम पर पड़ा। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का चिपको आंदोलन के बारे में इतना देंगे तो इसका सटीक आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है। बोल रहा है कि वन का पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। तो वन का पर्यावरणीय महत्व के बारे में विस्तार रूप से पूछा है, तो हम लोग डायरेक्टली इसका आंसर देखते हैं, क्योंकि इसका महत्व बहुत अधिक होता है। वन से हम लोग बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर, वन प्रकृति का अनुपम उपहार है। ठीक है। तो ये क्या है, वन हमारा एक प्रकृति का अनुपम उपहार है, बहुत महत्वपूर्ण उपहार है, क्योंकि वन से बहुत कुछ प्राप्त करते हैं हम लोग। जैसे आंचल में मानव आदिकाल से पोषित हो रहा है, ये पहले से ही ये वन हमारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। तो वन जलवायु का सच्चा मानक है। ठीक है। और एक तरफ वन की भूमि जल का अवशोषण कर बाढ़ के खतरे को रोकती है, ये रोकती है। तो दूसरी तरफ अच्छा वर्षा भी क्या करती है, वर्षा भी कराती है। यह वन प्राणियों को भी आश्रय प्रदान करती है। तो जो हमारा वन होता है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जीवों को संरक्षण में, तथा वन प्राणियों के साथ ही मानव को भी अनेक आवश्यक जीवनदायिनी वस्तुएं देती है। ठीक है। जीवमंडल में जीवों और जलवायु को संतुलित स्थिति प्रदान कर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण में सर्वाधिक योगदान पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। तो हम लोग पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण करते हैं इसके बारे में पूछा है। तो डायरेक्टली हम इसके आंसर पर चलते हैं। इसका आंसर क्या है देख लेते हैं। बोल रहा है पेट्रोलियम एक शक्ति संसाधन है जिसका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। यहाँ पे जो पेट्रोलियम होता है बहुत ही महत्वपूर्ण मुख्य भूमिका निभाता है। इसका मुख्य उपयोग यातायात के संसाधनों में ईंधन के रूप में है। इसके औद्योगिक मशीनों में स्नेहक में क्या होता है, यूज किया जाता है। इसका जो उपयोग होता है पेट्रोलियम का, हम लोग औद्योगिक क्षेत्र में स्नेहक के रूप में बहुत सारी चीजों में करते हैं। तो यहाँ पे इसके आंसर के बारे में यहाँ पे ये लिखेंगे, पेट्रोलियम का उपयोग वस्त्र, उर्वरक, रसायन उपयोग, उद्योग, कीटनाशक, दवा एवं कृत्रिम रबर बनाने में किया जाता है। तो हम लोग इसका आंसर ये देंगे 18 का
तो सही रहेगा। क्वेश्चन 19 देखते हैं। क्वेश्चन 19 क्या बोल रहा है? बोल रहा है जैव और अजैव संसाधनों से आप क्या समझते हैं? जो जैव और अजैव संसाधन के बारे में पूछा है, तो हम जैव जहाँ पे जीव जिसमें जीव होता है, अजैव जहाँ पे जिसमें जीव नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे इसके बारे में डिटेल से हम लोग देखते हैं। आंसर के रूप में इसका क्या है? इसका आंसर यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। इसको लिखेंगे हम लोग तो सही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 19 में हम लोग पॉइंट 1 में बनाकर जैव संसाधन पहले डालेंगे। तो जैव जीव मंडल में विद्यमान जीव जैसे पक्षी, मछलियां, पेड़ पौधा और स्वयं मनुष्य जैसे संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जो जैव संसाधन होता है इसके अंतर्गत मनुष्य भी आता है, ठीक है। इनमें अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियों में संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। जो जैव संसाधन होते हैं तो इनमें वृद्धि करने की भी क्षमता होती है। ये सजीव होते हैं, इनमें वृद्धि की प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अजैव संसाधन क्या बोलेंगे। वातावरण में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ, इसमें क्या होता है? जीव नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि खनिज, चट्टान, मिट्टी, नदियां, पर्वत, ETC इत्यादि, इसको लिखेंगे। अजैविक संसाधन कहलाते हैं। इनमें वृद्धि नहीं होती है, इसके उपयोग से इनका भंडार समाप्त होता है। तो अजैविक संसाधन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो भंडार होता है क्या होता है? खत्म हो जाता है, क्योंकि इसमें वृद्धि करने की क्षमता नहीं होती है, ये सजीव नहीं होते हैं। तो हम लोग इसका आंसर ये देंगे 19 का सही रहेगा आंसर। अब 20 क्वेश्चन नंबर 20 का देखते हैं। 20 क्वेश्चन में क्या बोला है? बोल रहा है कि संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट करना है। जो संसाधन के निर्माण में किसी भी देश का टेक्नोलॉजी जितना अच्छा होगा वो देश उतना ही डेवलप्ड होगा। तो मान लीजिए कि इसके तकनीक के बारे में पूछा है, तो हमारा जो इंडिया है, इंडिया का तकनीक भी अभी चल रहा है फास्ट, बट और सब देशों का जो डेवलप्ड कंट्री है जैसे USA, चाइना, जापान, इस सब का तकनीक बहुत फास्ट है, जिससे देश विकसित हो गया है। हमारा देश भारत जो है विकासशील है, क्योंकि यहाँ का भी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी अभी स्लो है, इसी क्या कारण। तो इसके बारे में हम क्या देखते हैं, इसका आंसर क्या देते हैं। इसका आंसर देखते हैं डायरेक्टली। बोल रहा है कि आज के वैज्ञानिक युग में तकनीक का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। तकनीक के बल पर प्राकृतिक संसाधनों की कमी होने पर भी कोई देश विकसित देशों की पंक्ति में खड़ा हो सकता है। जिस देश का तकनीक जितना बेहतर होगा वो क्या होगा, विकसित होने के पंक्ति में खड़ा होगा। अगर प्राकृतिक संसाधन नहीं भी होते हैं तो भी वो क्या करता है, वो अगर टेक्निक अपना कर अपने देश को विकसित कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए जापान को लिया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन की कमी के बावजूद इस देश ने अपनी तकनीक एवं विवेक के आधार पर स्वयं को विकसित देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया है। इसके संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका स्पष्ट हो जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग आंसर देख लिए। ये आंसर बहुत ही सटीक है, अगर लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में तो मार्क्स बहुत अच्छा मिलेगा। तो हम लोग क्वेश्चन 20 तक देख लिए। अब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन 21 से देखेंगे। तो आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।